नमस्कार और स्वागत है। आज हम दाजी के जीवन जीने की गाइड के 10वें और आखिरी नियम की गहराई से समझने वाले हैं, सतत आत्म सुधार। नमस्कार। अब ये शब्द सुनते ही मेरे दिमाग में जापान की मशहूर बिजनेस फिलॉसफी काइजन आती है, जिसका मतलब है हमेशा बेहतर होने की कोशिश करना। ये कितना दिलचस्प है कि एक आध्यात्मिक सिद्धांत और एक मॉडर्न मैनेजमेंट का तरीका दोनों एक ही बात कर रहे हैं। क्या हमारे स्रोत इस कनेक्शन पर कोई रोशनी डालते हैं? ये एक बहुत ही शानदार शुरुआत है क्योंकि ये इस नियम के मतलब एकदम दिल तक पहुंचती है और आपने जो कनेक्शन जोड़ा है वो बिल्कुल सही है। अच्छा। ये नियम सिर्फ आध्यात्मिक लोगों के लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जो खुद का एक बेहतर संस्करण बनना चाहता है। लेकिन इसकी खासियत इसके तरीके में है। ये 10 नियमों की एक श्रृंखला का आखिरी हिस्सा है। हाँ। पहला नियम दिन की शुरुआत से जुड़ा है, सूरज उगने से पहले ध्यान करना। और ये 10वां नियम दिन को खत्म करने से जुड़ा है, सोने से पहले एक खास तरह की प्रार्थना। अच्छा, तो ये एक तरह से पूरे दिन को एक फ्रेम में बांध देता है। तो आज हम जिस चीज की तह तक जाने वाले हैं वो ये है, रात को सोने से पहले किया जाने वाला एक छोटा सा अभ्यास कैसे हमें अपराध बोध और शर्मिंदगी के जाल से निकालकर खुद को समझने और सुधारने में मदद कर सकता है। चलिए इस आइडिया को खोल कर देखते हैं। बिल्कुल। और जैसा कि हमारे सोर्सेज में बताया गया है, इस 10वें नियम के 2 हिस्से हैं। पहला है जो हो चुका है उसे सुधारना। ओके। मतलब अपनी गलतियों को पहचानना, मानना, पछताना और उन्हें ना दोहराने का संकल्प लेना। और दूसरा? और दूसरा हिस्सा है भविष्य के लिए बचाओ, आगे वैसी गलतियां होने से रोकना। तो ये सुधार और बचाव दोनों का एक मिला-जुला तरीका है। ठीक है, सुधार और बचाव, ये तो समझ आता है। लेकिन मेरा पहला सवाल ये है कि ये अभ्यास रात को सोने से पहले ही क्यों? क्या बस इसलिए कि दिन खत्म हो गया है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान है? इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प साइंस है। सोचिए, हमारा शरीर 2 मोड में काम करता है। एक है एक्शन मोड, भाग दौड़, तनाव, जिसे फाइट या फ्लाइट भी कहते हैं। हाँ हाँ। और दूसरा है रिलैक्स मोड, आराम, सुकून, जिसे रेस्ट एंड डाइजेस्ट कहते हैं। दिन भर हम ज्यादातर एक्शन मोड में रहते हैं। हाँ, दिमाग हमेशा दौड़ता रहता है, शरीर में तनाव रहता है। सही कहा। लेकिन रात को सोने से पहले हमारा शरीर स्वाभाविक रूप से इस रिलैक्स मोड में चला जाता है। अच्छा। हमारी सांसें गहरी और शांत हो जाती हैं, दिल की धड़कन धीमी हो जाती है, हमारे दिमाग की तरंगे भी धीमी पड़ जाते हैं, जिससे हम अपने अवचेतन यानी सबकॉन्शियस माइंड के करीब पहुंच जाते हैं। बाबूजी इसे प्रकृति की संतुलित अवस्था कहते थे। और इसी शांत माहौल में हम बिना डरे या डिफेंसिव हुए अपनी गलतियों का सामना कर पाते हैं। मतलब हमारा अंदरूनी वकील जो हमेशा हमें डिफेंड करता है और बहाने ढूंढता है, वो उस वक्त थोड़ा शांत हो जाता है। बिल्कुल। इससे हम खुद को ज्यादा ईमानदारी से देख पाते हैं और शायद इसीलिए नींद की भूमिका भी यहाँ जरूरी हो जाती है। एकदम। जब हम इस शांत और रिसेप्टिव अवस्था में अपनी गलतियों को देखकर उन्हें सुधारने का संकल्प लेते हैं, तो नींद के दौरान हमारा दिमाग उस नई समझ को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट कर देता है। अच्छा। आसान भाषा में कहें तो ये हमारे सोचने का पैटर्न बदल देता है। हर रात ये अभ्यास करने से हम धीरे धीरे अपने पुराने नेगेटिव पैटर्न मिटाकर नए पॉजिटिव पैटर्न बना रहे होते हैं। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है। दिन के तनाव में अगर कोई हमारी गलती बताए तो हम तुरंत डिफेंसिव हो जाते हैं। हमें सजा का डर लगता है, शर्मिंदगी महसूस होती है। हमारे सोर्सेज भी कहते हैं कि अपराध बोध और शर्म जैसी भावनाएं हमें लड़ो, भागो या जम जाओ वाले मोड में डाल देती हैं। और ये सीधे सीधे हमारे ईगो यानी अहंकार से जुड़ा है। जब हमारा ईगो हमारी पहचान, हमारे शरीर, हमारे विचारों या हमारी उपलब्धियों से जोड़ लेता है, तो उसे हर आलोचना एक हमले जैसी लगती है। तो वो खुद को बचाने लगता है। हाँ, और वो खुद को बचाने के लिए बहाने बनाता है, दूसरों पर इल्जाम डालता है या सच को छुपाता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प बात लिखी है कि जब यही ईगो अपनी पहचान आत्मा से यानी हमारे सच्चे स्वरूप से जोड़ लेता है, तो ये डिफेंसिव होना कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आत्मा को कोई खतरा नहीं होता, वो स्थायी है, वो बदलती नहीं है, उसे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। तो जब हमारी पहचान उस गहरी शांत जगह से जुड़ जाती है, तो बाहर की आलोचना हमें हिला नहीं पाती। लड़ो या भागो वाला रिएक्शन एक्टिवेट ही नहीं होता। सही। तब हम अपनी कमियों को ज्यादा शांति और हिम्मत से देख पाते हैं। तो ये गलतियों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। हमारे सोर्सेज गलतियों को 2 तरह से बांटते हैं, अकर्मण्यता की गलतियां और कृत्य की गलतियां।
क्या हम इसे कुछ आसान उदाहरणों से समझ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। अकर्मण्यता की गलतियां वो हैं जहां हमें कुछ करना चाहिए था पर हमने नहीं किया। ये काश मैंने ऐसा कर लिया होता वाली बातें हैं। जैसे? जैसे ऑफिस में किसी के साथ नाइंसाफी हो रही थी और हम डर के मारे चुप रह गए, या किसी दोस्त को मदद की जरूरत थी और हमने कोई बहाना बना दिया। इसके पीछे अक्सर डर या स्वार्थ होता है। और कृत्य की गलतियां इसका ठीक उल्टा है। वो काश मैंने ऐसा न किया होता वाली बातें। एकदम सही। ये वो गलतियां हैं जो हमारे कुछ करने से होती हैं, जैसे गुस्से में किसी को कुछ बुरा कह देना, किसी से बेईमानी करना या किसी का भरोसा तोड़ना। और ये भी समझना जरूरी है कि गलतियां हमेशा जानबूझकर नहीं होती। कभी-कभी वे अनजाने में, गलतफहमी में या बस भावनाओं में बहकर हो जाती हैं। ये वर्गीकरण हमें खुद को बेहतर समझने में मदद करता है। ये समझना कि हम गलतियां क्यों करते हैं और अहंकार इसमें क्या भूमिका निभाता है बहुत जरूरी है। लेकिन सिर्फ समझने से तो काम नहीं चलेगा। सही। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम रात को शांत मन से बैठते हैं तो असल में हमें करना क्या चाहिए? श्रोत में इसका क्या तरीका बताया गया है? इसे प्रार्थनापूर्ण क्यों कहा गया है? प्रार्थनापूर्ण शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। दिन भर हम अक्सर अपने भटके हुए ईगो को खुश करने में लगे रहते हैं। पैसा, शोहरत, ताकत, इस भाग दौड़ में हम अपने असली केंद्र से, अपने सच्चे स्वरूप से दूर हो जाते हैं। और इसी वजह से हम प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाते हैं और गलतियां करते हैं। बिल्कुल। तो समाधान है प्रार्थना के जरिए अपने दिल से जुड़ना, अपने अस्तित्व के केंद्र से जुड़ना। तो इसका समाधान क्या है? इसी को हम अपना उच्चतम स्व या आंतरिक गुरु कह सकते हैं। जब हम उस केंद्र से जुड़ते हैं तो हमें एक ऊंचा नजरिया मिलता है, जहां हमारा छोटा मोटा ईगो बेअसर हो जाता है, और यहीं से पश्चाताप की वो 5 कदमों वाली प्रक्रिया शुरू होती है। चलिए इन 5 कदमों को एक एक कर समझते हैं। पहला कदम है मानना। मानना यानी विनम्रता से ये स्वीकार करना कि मैं परफेक्ट नहीं हूं और मुझसे गलतियां हो सकती हैं। इसके लिए किसी खास गलती के बारे में सोचना भी जरूरी नहीं है। ये बस एक आम समझ है कि मुझ में सुधार की गुंजाइश है। ठीक है। दूसरा कदम है जिम्मेदारी लेना। ये मुझे बहुत जरूरी लगता है क्योंकि हमारी आदत होती है दूसरों पर उंगली उठाने की। बिल्कुल। अपनी गलती के लिए किसी और को दोष दिए बिना उसे स्वीकार करने के लिए नैतिक हिम्मत चाहिए। तीसरा कदम है पश्चाताप करना। पश्चाताप करना ये सिर्फ बुरा महसूस कहना नहीं है। जब हमें किसी गलती का दिल से, गहराई से अफसोस होता है तो कहते हैं कि उस गलती की पकड़ हम पर से ढीली पड़ जाती है, वो बेजान हो जाती है। और चौथा कदम है क्षमा मांगना। दिल की गहराई से माफी मांगना। इसमें एक बहुत सुंदर लाइन लिखी है, जितनी ज्यादा विनम्रता उतनी ज्यादा शुद्धि। और पांचवा और आखिरी कदम है संकल्प लेना। जब आप माफी मांगकर हल्के हो जाते हैं और एक मासूमियत की अवस्था में लौट आते हैं, तब आप ये संकल्प लेते हैं कि मैं दोबारा ये गलती नहीं दोहराऊंगा। एक वादा। हाँ, ये एक वादा बन जाता है, एक प्रार्थना बन जाती है जो आपको भविष्य में बचाती है। इस पूरी प्रक्रिया का नतीजा क्या होता है? आखिर में आपको महसूस होता है कि आप बिल्कुल हल्के हो गए हैं, जैसे मन से सारा बोझ उतर गया हो। एक मासूमियत, एक सादगी वापस आ जाती है। और जैसा कि इस स्रोत में बताया गया है, आपका अपने मालिक या अपने हायर सेल्फ के साथ एक गहरा कनेक्शन बन जाता है। सारी रुकावटें हट जाती हैं। ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन यहाँ एक मुश्किल हो सकती है। हम रोज रात को संकल्प लेते हैं पर अगले दिन फिर वही गलती कर बैठते हैं। क्या स्रोत इस चक्र को तोड़ने के बारे में कुछ बताते हैं? ये बहुत ही जरूरी सवाल है, और यहीं पर आंतरिक गुरु का विचार और भी गहरा हो जाता है। जब हम अपने गुरु को या अपने उच्चतम आदर्श को अपना लक्ष्य बना लेते हैं तो हमारा ईगो उस ऊंचे लक्ष्य की तरफ मुड़ जाता है। अच्छा। हम उस आदर्श जैसा बनने की कोशिश करने लगते हैं। बाबूजी ने इस पर एक बहुत गहरी बात कही है। ऐसा तभी हो सकता है जब हम अपने और मालिक के बीच की दूरी को ज्यादा से ज्यादा कम कर दें, अपने विचारों में उनकी मौजूदगी को लगातार बनाए रखें। मतलब ये सिर्फ रात का 5 मिनट का काम नहीं है, बल्कि दिन भर उस चेतना को बनाए रखने की कोशिश है। बिल्कुल, वो निरंतर याद ही सबसे बड़ा बचाव है। इसके अलावा हार्टफुलनेस के 2 अभ्यास यहाँ एक दूसरे की मदद करते हैं। एक है सफाई और दूसरा यही पश्चाताप। ये कनेक्शन बहुत दिलचस्प है, इसे थोड़ा और समझाइए। सफाई का अभ्यास हमारे अंदर जमे हुए पुराने संस्कारों या छापों को हटाता है। ये वो बीज है जिनसे भविष्य में कर्म पैदा होते हैं।
तो सफाई एक तरह से जमीन को साफ करने जैसा है। ठीक है। और पश्चाताप का अभ्यास उन बीजों को उगने से रोकता है जो हमारे मन में पहले से बोए जा चुके हैं। तो एक अतीत को साफ करता है और दूसरा भविष्य को सुरक्षित करता है। वाह, ये तो एक पूरा सिस्टम है। अब मुझे समझ आ रहा है कि आपने शुरू में जापान की बिजनेस फिलॉसफी का जिक्र क्यों किया था। हाँ, काइजन यानी निरंतर सुधार, और स्रोत में 2 और जापानी शब्दों का जिक्र है, हंसे और पोकायोके। हाँ, क्योंकि ये सिद्धांत सार्वभौमिक है। हंसे का मतलब है आत्म आलोचना या आत्मचिंतन, लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये तब भी किया जाता है जब सब कुछ ठीक चल रहा हो। जब सब ठीक चल रहा हो। हाँ, इसका मकसद है ये खोजना कि हम इसे और बेहतर कैसे कर सकते हैं। ये हमें कंप्लेसेंट होने यानी आत्मसंतुष्ट होने से बचाता है। ये तो कमाल का आइडिया है। आमतौर पर हम तभी कुछ बदलते हैं जब कोई समस्या आती है। और पोकायोके का क्या मतलब है? पोकायोके का मतलब है मिस्टेक प्रूफिंग यानी गलती से बचाव। एक ऐसा सिस्टम या प्रोसेस बना देना जहां गलती करना मुश्किल हो जाए। जैसे आजकल की गाड़ियों में जब तक आप सीट बेल्ट नहीं लगाते वो बीप करती रहती है। ये एक पोकायोके है। अच्छा। आध्यात्मिक जीवन में इसका मतलब है अपने आदर्शों को इतना मजबूत कर लेना कि आप स्वाभाविक रूप से उन कामों से दूर रहें जो आपके लक्ष्य के खिलाफ हैं। तो अगर आज की सारी बातचीत को समेटें तो ये 10वां नियम सिर्फ गलतियों को ठीक करने का एक टूल नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। यस। ये अपने सच्चे स्वरूप या ईश्वर की मौजूदगी को लगातार महसूस करने का एक अभ्यास है। एकदम सही कहा आपने। इसका लक्ष्य एक ऐसी अवस्था में पहुंचना है जहां गलतियां बहुत कम हो जाती हैं और जब होती भी हैं तो हम उन्हें तुरंत पहचानकर सुधार लेते हैं। यह हमें हमारे व्यवहार के सबसे सूक्ष्म स्तरों तक ले जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया को जो असली शक्ति देती है वो है हमारे अपने आंतरिक गुरु या उच्चतम स्व के साथ हमारा जुड़ाव और उसे लगातार याद रखना। अंत में वही कुंजी है। ये सिर्फ हमारी अपनी कोशिश नहीं रह जाती, ये एक तरह से दिव्य सहायता को आमंत्रित करना बन जाता है। ये वाकई एक बहुत ही गहरा और साथ ही बहुत प्रैक्टिकल मार्गदर्शन है। निश्चित रूप से। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, सुनने वालों के लिए एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। हमारे स्रोत में हंसे की जापानी अवधारणा का उल्लेख है जिसका अर्थ है सब कुछ ठीक होने पर भी सुधार की गुंजाइश खोजना। एक विचारणीय प्रश्न ये है कि अगर इस सिद्धांत को अपने निजी और प्रोफेशनल जीवन में लागू किया जाए तो विकास और सफलता के प्रति हमारा नजरिया कैसे बदल सकता है। सिर्फ समस्याओं को ठीक करने की बजाय लगातार बेहतर होने की मानसिकता अपनाने से हमारे लिए कौन सी नई संभावनाएं खुल सकती हैं।